प्रस्तुतकर्ता न्यूट्रेला डायबिटिक केयर, ब्लड शुगर लेवल और वजन को नियंत्रित रखने वाला न्यूट्रास्यूटिकल। प्रायोजक मैदा, ट्रांसफैट, कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट्स खाएंगे, हेल्दी इंडिया बनाएंगे। बड़े भैया को पहचानिए। ओरिजिनल अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स की पहचान बड़े भैया। agrwalpackers.in, DRS ग्रुप। और फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। वीकली एक्सपायरी के दिन सीमित दायरे में कारोबार। निफ्टी 45 अंकों की बढ़त के साथ 18,250 के पार बंद। रियल्टी और बैंक शेयरों ने बनाया दबाव, मगर मेटल शेयरों ने दिया सपोर्ट। टाटा स्टील करीब 7% भागा। कमजोर नतीजों से विप्रो 6% लुढ़क कर निफ्टी का टॉप लूजर। वहीं अनुमान से अच्छे नतीजों के बाद इंफोसिस करीब 1% ऊपर। मेटल शेयरों में रौनक, करीब 7% की तेजी के साथ टाटा स्टील निफ्टी का टॉप गेनर। जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल में भी 5% तक की तेजी। दिग्गज फार्मा शेयरों में तूफानी तेजी। सन फार्मा 3% उछलकर 5 साल की ऊंचाई पर। सिप्ला और डिवीज लैब भी 2% तक चढ़े। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर से एमएसटीसी में करीब 4% का उछाल। कंपनी का देश भर में स्क्रैपिंग सेंटर लगाने का प्लान। आपके बजट में सस्ता शेयर पीएनबी हाउसिंग में करीब 3% का उछाल। बजट तक और अगले 1 साल में शानदार कमाई वाले शेयर के लिए रोज देखिए 9:20 पर खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं और बताते हैं आपकी लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी। और आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। एक खास मेहमान है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग रिसर्च डिटेल में बताने के लिए। कुशल से हम जानेंगे आज का मार्केट कैसा रहा और दिसंबर तिमाही में क्या एचसीएल टेक से उम्मीदें हैं। आशीष बताएंगे आईटी में किसके रहे दमदार Q3 नतीजे और आपके बजट में सस्ता शेयर। वरुण से जानेंगे किन शेयरों में एलआईसी ने हिस्सा बढ़ाया और घटाया। अमरीश बताएंगे एमएसटीसी से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर। ये सब हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का बाजार का पूरा हाल। जी हां, तो आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में रेंज बाउंड ट्रेड रहा, सीमित दायरे का कारोबार रहा। सेंसेक्स आज 109 अंक की तेजी के साथ 61,259 पर खुला और दिन में इसने 61,348 का ऊपरी स्तर छुआ। उसी तरह निफ्टी ने कारोबार के दौरान 18,272 के ऊपरी स्तर को छुआ और 18,163 का लो बनाया। निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। और अब आपको दिखाते हैं कि आज के बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1,390 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज ने करीब 1,065 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानते हैं कि वीकली एक्सपायरी के दिन सीमित दायरे में आखिर बाजार में क्यों कारोबार हुआ, इस पर उनकी क्या राय है, आइए आपको सुनाते हैं। इस हफ्ते की वायदा कारोबार की सीरीज के 5 के 5 दिन निफ्टी हरे निशान में बंद रहने में हुआ कामयाब।
आज सुस्त शुरुआत हुई और इस सुस्त शुरुआत के बाद बाजार एक छोटी सी रेंज में ऊपर नीचे ट्रेड करते दिखे। 18,200 या इसके नीचे आने पर लगातार खरीदारी आती दिखी। 18,250, 18,275 की रेंज में आते ही प्रॉफिट बुकिंग। तो बड़ी छोटी सी रेंज में निफ्टी ने ट्रेड किया और इसकी वजह ये कि ग्लोबल मार्केट से सुस्ती के संकेत थे। अमेरिकी बाजार हल्के हरे निशान में बंद हुए थे, डाउ फ्यूचर्स हल्के लाल निशान में थे। एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में थोड़ी बिकवाली का आंकड़ा आया, लेकिन घरेलू फंड्स ने अच्छी खरीदारी की। तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है, 18,200 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है। वायदा कारोबार में हफ्ते की एक्सपायरी, तो पोजीशंस भी बहुत ज्यादा बनी हुई उस हिसाब से। तो दोनों तरफ के ट्रेड आज देखने को मिले और बड़े छोटे दायरे में बाजार में कारोबार हुआ। सपोर्ट पर खरीदारी और ऊपरी स्तरों पर बिकवाली, लेकिन आखिरी आधे घंटे में कमाल किया निफ्टी ने। एकदम से तेज उछाल दिखाई, 5 ही मिनटों में 60-70 पॉइंट की रिकवरी और दिन के हाई पॉइंट की तरफ जाकर बंद होने में कामयाब रहा। ये दिखा रहा है ताकत निफ्टी की कि हल्के फुल्के करेक्शन के बाद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी, दिन के हाई पॉइंट की तरफ बंद होता हुआ 18,250 के ऊपर एक अच्छी मजबूत क्लोजिंग निफ्टी को मिलती हुई। लेकिन बैंक निफ्टी उतना सौभाग्यशाली आज था नहीं। सुबह से ही 38,700 के आसपास खुलने के बाद वहां से लगातार प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी और 38,500 के ऊपर आखिरी 1.5-2 घंटे में टिके रहने में बैंक निफ्टी को आई मुश्किल और 38,500 के हल्का सा नीचे जाकर हम बंद हुए। अच्छी बात यह थी कि 38,350, 38,500 को जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हम मानकर चल रहे हैं, वहां पर बैंक निफ्टी रुका, उसके नीचे नहीं गया। तो पहले सपोर्ट रेंज को ही रेस्पेक्ट किया है। लेकिन आज जिस तरह की पोजीशन बनी हुई थी उसको देखते हुए क्लोजिंग बहुत बुरी नहीं है, हल्की कमजोरी वाली आप मानकर चल सकते हैं। ब्रॉडर मार्केट में एक्शन भरपूर था। 3 दिग्गज कंपनियों के नतीजों पर आईटी शेयरों ने रिएक्शन दिया। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी का रुझान बरकरार रहा। ग्लोबल मार्केट स्टेबल थे, न तेजी और न मंदी के मूड में, और ऐसे में भारतीय बाजारों में लगातार 5वें दिन इस हफ्ते की सीरीज में आपको एक अच्छी एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी आप कह सकते हैं, जो देखने को मिली। तो क्लोजिंग के लिहाज से आज का सेशन फिर से एक और बेहतरीन सेशन रहा। तो ये आपने जाना कि आज मार्केट में आखिर रेंज बाउंड ट्रेड क्यों हुआ, लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि आज के बाजार में जो कारोबार हुआ है उसमें अलग अलग सेक्टर की क्या भूमिका रही है और अलग अलग सेक्टर में किस तरह का एक्शन रहा है, उसके पीछे की वजह क्या रही है, ये डिटेल में बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। तो बाजारों में अगर आप देखें तो वीकली एक्सपायरी के दिन आज काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, जहां पर निफ्टी में सबसे ज़्यादा आज अगर किसी स्पेस ने बेहतरीन गेन्स के साथ क्लोजिंग की तो वो था मेटल सेक्टर। टाटा स्टील आप देखिए 7% की दमदार तेज़ी यहां पर हमें देखने को मिली। साथ ही JSW स्टील और फार्मा काउंटर्स भी आज काफ़ी अच्छे फोकस में रहे, जिसमें सन फार्मा ने 3-3.5% तक का उछाल दिखाया। गिरने वाले शेयरों में जिस तरह से नंबर्स अनुमान से थोड़े से कमज़ोर आते हुए नजर आए विप्रो, उसका क्लियर कट इंपैक्ट आज बाजारों पर था। 6-6.5% की गिरावट थी यहां पर। साथ ही एशियन पेंट्स और जो बाजार के प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के काउंटर्स हैं वहां पर गिरावट थी। HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स पर गिरावट रही। मेटल स्पेस में दिग्गज तो थे ही तेजी में, साथ ही GSPL, NMDC, सेल जैसे काउंटर्स में भी 3% तक की तेजी बनी। फार्मा स्पेस में FDC जो हमारे एनालिस्ट ने भी बताया था आपको, यहाँ पर 5% की अपसाइड के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी, फॉलोड बाई सन फार्मा, ग्रैन्यूल्स इंडिया, डिविज लैब जैसे स्टॉक्स। रियल्टी स्पेस लेकिन हालांकि आज थोड़े से दबाव में था, जहां पर उबर एयर रियल्टी टॉप लूजर निकल कर आया, फॉलोड बाई IB रियल एस्टेट और अरविंद स्मार्ट स्पेसेस पर भी दबाव आज खासा हमें देखने को मिला। बैंकिंग स्पेस से CSB बैंक टॉप लूजर था, करीब 5-5% की गिरावट के साथ। कोटक बैंक पर भी आज 1-1.5% का दबाव रहा। और अंत में अगर आप जी के हिट कॉल्स को देखें तो टाटा स्टील पर किरण जी ने राय दी थी, साथ ही IEX, इनफैक्ट जितने भी आज एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स थे वहां पर काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला। BSC, CDSL, कोई भी आप काउंटर उठाएंगे यहाँ पर अच्छी तेजी थी। तो ओवरऑल बाजार की जो ब्रेड थी वो डिवाइडेड रही, पर देखना होगा कि कल यानी कि कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन किस तरह से बाजार जो है ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। और अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और आज हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पिछले तो 4-5 दिनों में लगातार हमने तेजी का माहौल देखा मार्केट में, आज एक दायरे का कारोबार रहा, तो ओवरऑल कल के मार्केट पर आपका व्यू क्या है? कल का बाजार, चूंकि कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, कैसा मार्केट आप कल का देख रहे हैं? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि कल का मार्केट भी थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रहेगा और ज्यादातर फोकस स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना चाहिए। अभी अर्निंग सीजन शुरू हुआ है, तो हमको लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलेंगी, जहां पे Q3 के नंबर्स अच्छे आते हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी आती है, वहां पे फोकस ज्यादा रहेगा। तो मेरे ख्याल से जो मॉडरेट स्टडी जो मूवमेंट आज बाजार में हमने देखा है, कल आखिरी डे है हफ्ते का,
तो बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा और मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि कल थोड़ी सी अपसाइड आपको बैंक निफ्टी में और बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिलेगी, क्योंकि अनुमान है कि बैंकिंग सेक्टर जो तीसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे वो काफी मजबूत आएंगे। तो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके ही निवेशकों को काम करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेकर ही काम करना चाहिए। तो ठीक है सर, थोड़ा पोजिशनल व्यू के हिसाब से बता दें कौन सा स्टॉक ठीक रहेगा, जहां पर नजर रखनी चाहिए, ट्रेड लेना ठीक रहेगा पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट मृत्युंजय, मैं फार्मा सेक्टर को पिक करता हूं और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से आज थोड़ी बहुत तेजी अक्रॉस द बोर्ड हमको फार्मा शेयर्स में देखी है, तो हमको सन फार्मा काफी पसंद है। हमको लग रहा है कि Q3 के नतीजे तो अच्छे आएंगे ही, बट इनका जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का जो कारोबार है, यहाँ पे अच्छी तेजी और देखने को मिलेगी। तो अगर किसी को 8 से 10 दिन का नजरिया लेना है तो 850 का स्टॉप लॉस रखिए और कम से कम 905 910 का एक छोटा टारगेट पॉसिबल लग रहा है। डेफिनेटली स्टॉक अच्छी मोमेंटम में है और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 905 910 पॉसिबल है। तो ये डेफिनेटली रिजल्ट आने के पहले भी कोई पोजीशन अगर लेना चाहे तो डेफिनेटली इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। जी, तो ये आपके लिए पोजिशनल ट्रेड जहां पर आपकी नजर रहनी चाहिए। लेकिन अब आपको बताते हैं कि 3 दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजों के बाद तीसरी तिमाही में किसने बाजी मारी, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष। देखिए, इन्फोसिस जो है आईटी सेक्टर का बॉस सही पैमानों पर साबित हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें तो विप्रो के जो नतीजा है वो अनुमान से कमज़ोर देखने को मिले। टीसीएस में आय का अनुमान तो ठीक ठाक था, लेकिन मार्जिन अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको निराशा देखने को मिली। इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक था जिसके नतीजे मजबूत थे, ना कि सिर्फ मजबूत, इनफैक्ट अगर आप देखें तो अनुमान से काफ़ी बेहतर नतीजे किए। और हर पैमाने पर अगर आप देखें तो मिसाल के तौर पर देखें तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ यहाँ पर विप्रो की जो है 3.3% आई। टीसीएस ने करीब 4.3% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रिपोर्ट की, लेकिन इन्फोसिस का आंकड़ा देखिए 7.7% की जो ग्रोथ है यहाँ पर दर्ज होती हुई नजर आई। डॉलर आय की ग्रोथ की बात की जाए तो यहाँ पर विप्रो 2.3% है, 3% टीसीएस। इन्फोसिस में देखें तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ जो है इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा 6.3% की जो है डॉलर आय ग्रोथ देखने को मिली। मार्जिन के हिसाब से भी अगर आप देखें तो पूरे आईटी पैक के लिए जो दिग्गज कंपनीज हैं इनके लिए ठीक ठाक ही देखने को मिली। हालांकि आप विप्रो में देखें तो मार्जिनल थोड़ी सी गिरावट रही। टीसीएस 25.6% से घटकर 25% और इन्फोसिस के देखें मार्जिन तो यहाँ पर हल्की सी यानी लगभग स्टेबल ही समझ लीजिए 23.6% से घटकर 23.5% रहे। अट्रीशन जो कि एक बड़ी समस्या हो गई है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बाजी मारी है टीसीएस ने, सबसे कम अट्रीशन 15.3% के साथ। हालांकि इन्फोसिस का अट्रीशन अगर आप देखें तो 20.1% से बढ़कर 25.5% रहा। गाइडेंस के मामले में विप्रो की तरफ से जो गाइडेंस आई है वो बहुत कमज़ोर देखने को मिली, केवल 2 से 4% की गाइडेंस दी। लेकिन यहाँ पर भी जो बाजी मारी वो इन्फोसिस ने 19.5 से 20% की जो गाइडेंस दी है, इनफैक्ट प्रीवियस गाइडेंस को रिवाइज किया है। तो यानी हर पैमाने पर सिर्फ अट्रीशन को छोड़ दिया जाए, जहाँ पर टीसीएस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इन्फोसिस के नतीजे जो है काफ़ी दमदार है। और अब आपको बताते हैं कि दिसंबर तिमाही में HCL टेक से क्या उम्मीदें हैं, और ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल। जी, तो HCL टेक के कल नंबर्स आते हुए दिखेंगे और एक्सपेक्टेशंस यही है कि यहाँ पर नंबर्स बेहतर साइड पर रह सकते हैं। डॉलर आय करीब 3.25-3.5% बढ़कर 288 करोड़ पर रह सकती है। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन्स है वहाँ पर भी 30 बेसिस पॉइंट्स का हम उछाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 19.4% की मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है। मुनाफे के लिहाज से 3% की ग्रोथ के साथ 3350 करोड़ का यह आंकड़ा हमें आता हुआ नजर आ सकता है। बट डेफिनेटली हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर इनके किस तरह की गाइडेंस आती हुई नजर आती है, क्योंकि FY22 के लिए जो कांस्टेंट करेंसी आय ग्रोथ गाइडेंस डबल डिजिट में इन्होंने पिछली तिमाही में बताया था, हमारा इस बार अनुमान है कि ये वो बरकरार रखेंगे। साथ ही मार्जिन गाइडेंस भी 19 से 21% की जो दी गई थी उस पर भी जो है कोई बदलाव नहीं आएगा, ऐसे हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो डेफिनेटली पर ओवरऑल अगर आप देखें तो HCL टेक के जो नंबर्स हैं वो बेहतर साइड पर ही रहने का अनुमान है। और अब वक्त है हमारी खास पेशकश का, आपके बजट में सस्ता शेयर का। और हम बहुत ही गहरी रिसर्च के साथ रोज आपके लिए आपके बजट में सस्ता शेयर लेकर आते हैं, और आज की रिसर्च के बाद चुना गया आपके बजट में सस्ता शेयर बताने के लिए आशीष
चतुर्वेदी जुड़े हैं। बताइए आशीष। बिल्कुल, देखिए स्टॉक का नाम है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है। 30 साल का जो है कारोबार में अनुभव है। देश भर में अगर आप देखें तो इनकी प्रेजेंस और नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है। 64 शहरों में 94 शाखाओं के साथ जो है बड़ा प्रेजेंस है, अच्छा स्ट्रांग नेटवर्क है। और साथ में अगर आप देखें तो बजट से पहले इस सेक्टर के ऊपर भी फोकस रखना चाहिए, क्योंकि लगातार सरकार का जो फोकस है वो रियल एस्टेट पर बना हुआ है। पिछले साल भी काफ़ी अहम घोषणा हुई थी और इस बार भी बजट में माना जा रहा है कि बड़े ऐलान जो है रियल एस्टेट के लिए होंगे। तो ऐसे में हाउसिंग फाइनेंस को जो है सीधा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑपरेशनली भी कंपनी काफ़ी बढ़िया कर रही है, क्योंकि Q2 के अपडेट्स में देखें तो 96% जो इनके डिसबर्समेंट है इनमें हिस्सेदारी जो है रिटेल सेगमेंट की आती है। और एफआईएस का भरोसा देखें तो काफ़ी ज़्यादा है स्टॉक के ऊपर। 21.8% से इनकी जो हिस्सेदारी है एफआईएस की वो 25.95 करीब 26% के आसपास आ गई। और साथ में जो खबरें ये भी है कि कार्लाइल जो है अपना 32% हिस्सेदारी जो है बैरिंग एशिया फंड और काफ़ी सारे अन्य पीई निवेशक भी जो है इसमें खरीदारी करने के लिए रुचि दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो खरीदारी का स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन रहा है। साथ में अगर आप देखें तो प्रेजेंस और नेटवर्क जिस प्रकार से एक्सपांड कर रहे हैं, ये बात स्वाभाविक है कि आगे जाकर इनके जो डिसबर्समेंट है, लोन ग्रोथ है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। भाव के हिसाब से स्टॉक बढ़िया है और साथ में जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी आकर्षक नजर आते हैं। केवल 10 के पी पर है। प्राइस टू बुक के लिहाज से देखें तो 1 टाइम से भी कम है, यानी वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ता स्टॉक है। तो फंडामेंटल्स तो शानदार है। एक बार अनिल जी से उनकी राय जान लेते हैं। इतना सस्ता शेयर है कि आप क्या बताएं, और ये कितना सस्ता है वो आपको थोड़े डेटा और इवेंट्स के जरिए मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले चूंकि आपके बजट में सस्ता शेयर है, बजट में अगर सरकार को इकोनॉमिक ग्रोथ मजबूत रखनी तो हाउसिंग सेक्टर वो सेक्टर है जिस पर फोकस रहेगा ही रहेगा। और वैसे भी रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर मजबूत है ही, ब्याज दरें लोएस्ट लेवल पर है, डिमांड वापस आती हुई दिख रही, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। अगर सरकार इस बजट में जो आप होम लोन लेते हैं उसके इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल का जो रीपेमेंट करते हैं उसकी अगर लिमिट बढ़ा दे तो कहने ही क्या। और अगर वैसा करती तो हाउसिंग की डिमांड ज़बरदस्त बढ़ेगी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए बहुत बढ़िया समय होगा, पहली चीज़। दूसरी खास बात दीप ये है कि एक्विजिशन का टेक ओवर का एकदम पक्का कैंडिडेट है। पहले कार्लाइल ट्राई कर चुका था, नहीं हुआ, अब बेरिंग्स का नाम आ रहा है। और आपको मैं बताऊं 31 मई को जब कार्लाइल ने इसे खरीदने की कोशिश की थी तब भाव चलता था इसका 440 रुपये, 390 और 400 रुपये में उन्होंने खरीदने की बात की थी डील। उसके बाद स्टॉक नॉन स्टॉप भागा है, 9 दिनों में 440 वाला 925 दुगुना हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ अगर प्रमोटर बदले, सरकारी बैंक अगर और सरकार इसका प्रमोटर है और अगर वो बदल जाए तो किस तरह से कंपनी की री रेटिंग हो सकती है। बिजनेस आउटलुक तो ज़बरदस्त है, ये वैल्यूएशन बहुत आकर्षक है, बुक वैल्यू से अब भी नीचे ट्रेड कर रहा है, प्राइस मल्टीपल पर बहुत सस्ता है। मुझे लगता है मिनिमम टारगेट इसका 700 रुपये का होना चाहिए और 900 से 1000 रुपये तक के टारगेट आपके लिए हो सकते हैं। तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में दुगुना बने उस लिहाज से आपको खरीदना चाहिए। और अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ऑप्शन के जरिए आपको कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे, और ये बताएंगे सुमित बगाड़िया। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। और अब देखते हैं कि अनिल सिंघवी कल यानी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। 3:30 बजे भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त है, कोई रुझान नहीं तेजी या मंदी की तरफ। पता नहीं किस तरह का सेशन आज होगा। कल भी रिकवरी होकर हल्की सुस्ती के साथ बंद होते हुए नजर आए, मामूली हरे निशान में। तो ऐसे में अमेरिकी बाजारों की चाल देखनी होगी, लेकिन उससे ज़्यादा अहमियत वाला होगा एफआईएस की खरीदारी या बिकवाली का आंकड़ा। आज के आंकड़े दो लिहाज से अहम है। एक तो कल कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा लंबे समय बाद आया, दूसरा वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी के दिन एफएनओ के आंकड़े भी एफआईएस के काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इन आंकड़ों के दम पर कल हम करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह बाजार का रिएक्शन आगे की तरफ बनता है। जो सपोर्ट रेंज है बाजार के लिए कल के लिए वो है 18,125 18,175। इस रेंज में निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा, इसके नीचे ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा और ऊपरी स्तरों पर 18,300 18,375 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 38,050 38,150 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 38,700 से
38,850 रुकावट की रेंज होगी। इन पर आपको फोकस करना है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन बरकरार रहेगा। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, चिंता की कोई खास बात नहीं है। ट्रेंड पॉजिटिव साइड में। अगर ग्लोबल मार्केट्स में कोई बड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए तो भारतीय बाजारों में जो अपना ट्रेंड है वो मजबूती का बरकरार रहना चाहिए। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है वो आपको फिर कल से देखने को मिलेगा। तो ये होगी आपके लिए कल की स्ट्रैटेजी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि ऑप्शन के जरिए कल आप कहां पर कमाई कर सकते हैं। और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड का अच्छा मौका मिलेगा कल? नमस्कार मृत्युंजय, गुड इवनिंग। ऑप्शंस के जरिए दो स्ट्रेटेजी है मेरे पास, दोनों ही तेजी करने की है, दोनों ही कॉल लेने की सलाह है। पहली जो स्ट्रेटेजी है वो है आईओसी के अंदर आज एक अच्छा मोमेंटम बना है, ये यहाँ से कंटिन्यू रहना चाहिए। 120 का कॉल 3 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 2 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 4 से 5 रुपए की टारगेट 1 से 2 दिन के अंदर आईओसी के 120 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है कोलगेट-पाल्मोलिव, कोलपाल। कोलगेट-पाल्मोलिव के अंदर भी आज एक करेक्शन के बाद एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिला है, ये कंटिन्यू रह सकता है। तो 1460 का कॉल 28 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 18 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 38 रुपए से लेकर 45 रुपए तक के टारगेट कोलपाल के 1460 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो ट्रेड आपके लिए कल ऑप्शन के लिए। बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका जुड़ने के लिए और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए। लेकिन अविनाश जी, लॉन्ग टर्म का निवेश इस मार्केट में कहां पर करना चाहिए? मृत्युंजय, लॉन्ग टर्म का निवेश हमको ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा में काफी अच्छा लग रहा है। इसके दो कारण हैं। एक तो जो ट्रैक्टर ग्रोथ है मार्केट में वो काफी अच्छी है। मैनेजमेंट ने ये भी जताया है सेकंड क्वार्टर में कि ग्रोथ आने वाले साल में भी डबल डिजिट रहेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर होपफुली मनसून अगर अच्छे होते हैं तो यहाँ पे पिकअप अच्छा होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो अभी रिसेंटली हुई है महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में, कि इनकी एक कोरियन सब्सिडरी थी सीएसओ, ये यहाँ से पूरी तरह से निकल गए। काफी हद तक नुकसान इन्होंने इस सब्सिडरी से उठाया था। तो आने वाले क्वार्टर्स में हमको लग रहा है कि इस कंपनी से जो नुकसान था वो क्वार्टर्स में अभी नुकसान बंद होगा। अर्निंग्स ग्रोथ कम से कम 15-16% आने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि अगर 6 से 12 महीने की अवधि कोई इन्वेस्ट करता है करंट लेवल्स पे, तो करीबन 1050-1060 का लेवल कंफर्टेबली पॉसिबल है। और ऑटो सेक्टर में हमको लग रहा है कि तेजी का माहौल बना है जो आगे भी अच्छी तरह से चलेगा। तो ये मेरी तरफ से एक 6 से 12 महीने का वैल्यू पिक है, जहां पे टारगेट प्राइस करीबन 1050 रहेगा एमएनएम के। तो ये लॉन्ग टर्म की पिक आपके लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा। बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका और साथ ही मेरी पूरी टीम का डिटेल में रिसर्च बताने के लिए, समझाने के लिए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।